हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। हमने डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गए हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाली पार्ट पे आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें माइटो का मीन क्या होता है? माइटो का मीन होता है थ्रेड, एंड कॉन्ड्रियन कॉन्ड्रस जो है उसका मीन होता है ग्रेन्यूल। ये क्या है? एक ग्रीक टर्म है, कॉन्ड्रस एंड माइटो, तो इससे अराइज हुआ है। ओके, इसके बाद इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इन 1857 के अंदर। इन फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट, फ्लाइट मसल जो होती है इंसेक्ट की, वो कैसी होती है? वॉलेंट्री मसल होती है। और इसके अंदर इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था इन 1857। टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दी थी? वो दी थी हमारे कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने 1898 के अंदर ये टर्म दी थी। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवरी किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। और टर्म किसने दी थी? कार्ल बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत ही फेमस लाइन है और कंटिन्यूसली अराइज होती है, हमारे कानों को सुनने को मिलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। और क्यों है वो पावर हाउस ऑफ सेल, ये आज डिस्कस करेंगे हम। मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज लैक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आरबीसी जो कि मैच्योर आरबीसी है, ये इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते। हमने पहले भी प्रीवियसली लेक्चर में देखा था। ओके, और कंप्लीटली एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी जो साइज वो वेरी करती है, 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक साइज होती है इसकी। और शेप भी वेरी करती है, जैसे रॉड शेप, फिलामेंटस शेप और ग्रेन्युलर शेप ये हो सकते हैं। नंबर जो है वो क्या करता है कि सेलुलर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर में प्रेजेंट है सेलुलर एक्टिविटीज पे। कई में 100 होते हैं, कई में और ज़्यादा होते हैं, कई में बहुत कम या सिंगल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पूछे भी लिया जा सकते हैं कि आप देखो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जनरली हैव सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट स्पेशली, उनके अंदर जनरली सिंगल जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो प्रेजेंट होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियंस फाउंड इन फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट। ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एल्बर्ट गॉड कॉलिकर ने डिस्कवर की थी इसको, किसमें? फ्लाइट मसल्स में, जो कि क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है इंसेक्ट की, पूछा जाता है। एंड क्योस क्योस एक अमीबा है, उसका नेम है क्योस क्योस। तो इससे इसके अंदर भी क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कॉन्ड्रियोजोम। अच्छा, कॉन्ड्रियोजोम किसी को बोलते हैं? कॉन्ड्रियोजोम बोलते हैं कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रुप को, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर, वो मिलाकर एक कॉन्ड्रियोजोम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सार्कोजोम। अच्छा, मसल के अंदर क्या था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोजोम। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सार्कोजोम क्या होता है। ये क्या है? मसल का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये होता है जनरली क्या, ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यानी हमने 3 ऑर्गेनेलीज का नाम लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कौन कौन सी? हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको MNC करके हमने याद किया था। और ये ट्रिक थी एक। तो इससे हमने याद किया था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। ओके, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो फिर कैसी होगी? आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक होगी इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके बीच में प्रेजेंट होती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या होती है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है। अंदर वाली सरफेस जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई साइटोसोल प्रेजेंट होगा, जिसके साइटोसोल को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या? कौन सी मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, अब इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कई सारे। साथ ही साथ इसमें जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर एसोसिएट रहता है F0F1 पार्टिकल। हमने ATP पंप के अंदर देखा था ये कि F0F1 पार्टिकल क्या करता है? ATP का सिंथेसिस करता है। ओके, इसके बाद क्रिस्टी, इसकी जो फोल्डिंग्स होती है उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं।
यहाँ पे सिस्टर्नी नहीं है, यहाँ पे क्रिस्टी। ओके, याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसके अंदर कई सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ग्रेन्यूल। ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी होती है, मैंने बोला कि रॉड शेप हो सकती है, फिलामेंट। अब इन्होंने क्या किया है, इसको सेक्शन कर दिया है, इसको कट आउट कर दिया है, जब जाके स्ट्रक्चर दिखाई गई है। वैसे कैसा होता है, वैसे ऐसा ही होता है कि रॉड शेप हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ओके, इसके बाद में इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। कैसी होती है, इसके अंदर परमिएबल होती है। परमिएबल को डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल पास हो सकता है, इसके अंदर पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी टाइप से अब डिस्कस करते हैं कि अब इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, स्मॉल आयंस जैसे, जो स्मॉल आयन जैसे H+, K+, Cl- और OH- इन आयन के लिए इनपरमिएबल होती है कंप्लीटली। O2 और CO2 जो है वो गैस जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अगर इन आयन का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो क्या होगा कि हमें पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, वो है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, कि ओरिजिन कैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, वो थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी किसने दी थी, लिन मार्गुलस ने 1970 के अंदर ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी गई थी। जैसा कि नेम बोल रहा है, एंडो मींस अंदर, सिम्बायोटिक मींस सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मींस यानी दोनों का फायदा होना चाहिए, सिम्बायोटिकली एसोसिएट होने चाहिए दोनों ही। जैसे कोई सेल है तो सेल आउटर साइड से उसको हेल्प करनी चाहिए, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इनसाइड से उस सेल को हेल्प करना चाहिए। तो यानी म्यूचुअलिज्म, यानी सिम्बायोटिक क्या होगी, म्यूचुअल हो गए आपस में इनका क्या कहते हैं, हेल्प। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं किस टाइप से ये इसका ओरिजिन हुआ होगा। इसको लेकर थ्योरी है कि एक सेल थी जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थी, जिसको हमने बोला एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल। अब उस एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के पास कोई एरोबिक प्रोकैरियोट आया, कोई भी प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट आया। उसने क्या किया, अब सेल ने उस बैक्टीरिया को क्या किया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद में जो उसके साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये फ्री हो गया, और इसने कई सारी रिएक्शन स्टार्ट कर दी, और क्या किया कि उसकी जो एटीपी मैकेनिज्म है उसको टेक ओवर कर लिया। ओके, तो इस टाइप से इसकी शायद ओरिजिन हुआ होगा, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में बोला गया। ओके, अब इसको तो कुछ चीजें प्रूव भी करती हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, क्योंकि अगर डीएनए सीक्वेंसिंग हैज लीव्ड दैट द यूकैरियोट वाज प्रोबेबली बिलोंगिंग टू अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, मोर प्रिसाइजिंगली रिक्शिया प्रोवेजिस की। ओके, रिक्शिया प्रोवेस्की जो है वो बैक्टीरिया का एक नेम है। उसके सीक्वेंस से क्या हुआ है कि इसकी जो डीएनए सीक्वेंस है वो मैच किया गया है, तो इस वजह से इसको बोला गया कि शायद ये पॉसिबल है। विच इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर मींस सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर वाला। ऑब्लिगेट मींस जो कि क्या करता है कि पैरासिटिक रिएक्शंस करता है। कई सारी टू टाइप के पैरासाइट होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटिव। तो फैकल्टेटिव तो फैसिलिटी लेते हैं, और जो ऑब्लिगेटिव होते हैं वो आपस में म्यूचुअल भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ओके, अब एनारोब जैसे अब इसका जो बिलोंगिंग है, यानी जो ये पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया है वो किसको बिलोंग करता है, अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया को। ये भी याद रखना है, यानी दो चीज़ें याद रखनी है, अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया और रिकेशिया वाला जो बैक्टीरिया है वो हमें याद रखना है। कि ये पूछा भी जाता है कई एग्जाम्स के अंदर कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में किस बैक्टीरिया से उसकी डीएनए स्ट्रक्चर मैच की, तो ये हमें पूछा जाए तो हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट एक चीज आती है विच इज कॉल्ड द बायोजेनेसिस, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है कई को, जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। अब क्या है कि बायोजेनेसिस की थ्योरी, बायोजेनेसिस जो है वो बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनने के लिए या तो फ्यूजन हो सकता है या फिजन हो सकता है। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब डिस्ट्रॉय या फिर दो पार्ट में डिवाइड होना। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन की बात करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन के अंदर जैसे क्या 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 चीज रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 लार्ज जीटीपेज, है ना, माइट्रोफ्यूजन्स। ओके, ये याद रखना है, माइट्रोफ्यूजन्स। ओके, OPA1, और जो कि क्या है, फ्यूजन के लिए रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी चीजें, 2 जीटीपेज,
माइटोफ्यूजिन्स और OPA1। अब जो माइटोफ्यूजिन्स हैं ये एक टाइप की प्रोटीन है। अब माइटोफ्यूजिन्स क्या है, उनको हम MFN1 एंड MFN2 इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 80% होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और बाकी लेफ्ट ओवर दूसरे MFNs या माइटोफ्यूजिन्स होते हैं। ये माइटोफ्यूजिन 1 और माइटोफ्यूजिन 2 टू टाइप्स के माइटोफ्यूजिन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, माइटोफ्यूजिन 1 और माइटोफ्यूजिन 2 जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जबकि OPA1, अब OPA की फुल फॉर्म क्या है, वो है ऑप्टिक एट्रोपी जो है वो एट्रोपी 1, ऑप्टिक एट्रोपी 1 जो है वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कौन हुआ, MFN, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन हुआ, OPA। तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये फ्यूजन में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये दो माइटोकॉन्ड्रिया हैं कोई भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूजन करना है, सेल साइज इंक्रीज करनी है, तो कैसे करेगा कि उसके ऊपर साइट प्रेजेंट होती है, कौन सी, जीटीपेज साइट के यहाँ जो दो जीटीपेज साइट प्रेजेंट है उसी से एसोसिएट रहते हैं OPA1 और MFN, है ना। OPA1 इनसाइड को फ्यूज कराने का काम करता है, MFN आउटसाइड को। अब क्या है कि जो MFN है उससे एसोसिएट रहते हैं डोमेन कौन सा वाला, साइटोसोलिक जीटीपेज डोमेन और 2C टर्मिनल कॉइल्ड रीजन, यानी एक ये कॉइल्ड रीजन और एक दूसरा ये कॉइल्ड रीजन, दो कॉइल्ड रीजन हो गए। साथ ही साथ क्या हुआ, जीटीपेज डोमेन प्रेजेंट है। अब जीटीपेज डोमेन जो है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कैसे कि जीटीपेज क्या करेगा, जीटीपी का लाइसिस करेगा। जीटीपी क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो ये अब क्या करेगा कि डिवाइड करेगा एनर्जी, जैसी एनर्जी इससे मिलेगी वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। एनर्जी एक्टिव होते ही जो MFN है वो मूव करने लगता है, वो डायनामिक होता है। तो ये डायनामिक एक तरीके से प्रोटीन है, तो अब ये मूव करना स्टार्ट होगा, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में क्लोज आने लग जाएंगी और क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा। इस टाइप से सेल साइज इंक्रीज हो जाएगी इसकी। अब एक और रिएक्शन होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज होना है अपने नंबर्स के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, फिजन होगा। तो कैसे होगा, इसके लिए भी दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, कौन कौन सी, FIS1 फिजन प्रोटीन 1 और DRP डायनामिक रिलेटेड प्रोटीन 1। दोनों प्रोटीन याद रखनी है ना, ऐसी ऊपर वाली भी याद रखनी है, कौन कौन सी, MFN भी याद रखनी है और OPA भी याद रखनी है, ओके। तो DRP1 और FIS1 जो है वो अब किस टाइप से प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर FIS प्रेजेंट है, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही DRP1 उसके साथ में बाइंड करेगा, ये DRP1 है, इसके साथ में बाइंड करना शुरू होगा, तो क्या होगा कि ढेर सारे DRP के मॉलिक्यूल चारों ओर, क्योंकि कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ऑब्वियसली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि चारों ओर से बाइंड करना शुरू होगा। बाइंड करते ही वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने लग जाएगा इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक टाइम पे इतना पहुंच जाएगा कि दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगी, तो वहां पर दो माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस टाइप से कुछ फिजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से फिजन हमने देखा। अब फिजन और फ्यूजन हो गए, अब क्या हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस टाइप से फ्रैक्शन से अलग किया जाता है, कि हमें आइसोलेट करना है। जनरल रियलिटी में किस टाइप से ऑर्गेनेलीज आइसोलेट होती हैं ये हम देखने वाले हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी याद रखना है ना। तो कैसे कि कोई भी टिश्यू है ना, कोई भी टिश्यू है, लीवर का टिश्यू ले लिया, सबसे पहले उसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज का मतलब ब्लेंडिंग, जैसे टिश्यू रप्चर होना शुरू होगा उससे, है ना, रप्चरिंग होगी, तो अब ये कोई सॉल्यूशन बन गया, होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया, है ना, इसको होमोजेनस सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसको करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन, गैस कितना 800G पर हम करेंगे सेंट्रीफ्यूग 10 मिनट्स के लिए, ओके। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। 10 सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है कि डेंसिटी के बिहाफ पर, साइज के बिहाफ पर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर देता है। तो ऊपर क्या है, लो डेंसिटी पार्टिकल, हाई डेंसिटी पार्टिकल नीचे हो जाएंगे। तो हाई डेंसिटी में कौन था, न्यूक्लियाई सेडिमेंटेशन, जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियर पार्ट जो है वो नीचे की तरफ सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है।
याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या है, साइटोप्लाज्म का अभी जो सेक्शन है वो है, साइटोप्लाज्म में और जो फ्लूइड प्रेजेंट होंगे वो सारे हैं। अब क्या किया, उसको 15,000 जी फॉर 10 मिनट्स के लिए उसको फिर क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है और लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, इसकी पैलेट बन जाएगी नीचे की तरफ, है ना। पैलेट का मीन्स होता है कि वो एक सेडिमेंट हो जाएंगे नीचे की तरफ, एक टैबलेट लाइक फॉर्मेशन में आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ क्या होगा, फ्लूइड पार्ट होगा जिसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। तो और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, तो वो देखते हैं कि अब इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं इस सेक्शन को, फिर हम देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी में। फिर हमने सेंट्रीफ्यूज किया 1 लाख G4 10 क्या किया हमने 60 मिनट्स के लिए किया इसको सेंट्रीफ्यूज। अब क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पैलेट मिलेगी, इसके फ्रेगमेंट्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूज, जो सबसे कम सेंट्रीफ्यूज होता है 3 आर्स पे, वो किसका होता है, वो होता है राइबोसोम। तो लास्ट में राइबोसोम की पैलेट मिलती है। पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कि सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूज किया तो न्यूक्लियाई सबसे पहले सेपरेट आउट हुआ, उसकी पैलेट बनी। न्यूक्लियाई के बाद क्या हुआ, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और किसका, लाइसोसोम का सेपरेशन हुआ। फिर उसके बाद दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया, फिर उसके बाद किसका सेपरेशन हुआ, उसके बाद बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेपरेशन, और राइबोसोम का सेपरेशन सबसे लास्ट में होता है। तो ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, हर सेक्शन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे टैबलेट है तो बाद के जो ऊपर का जो सॉल्यूशन है उसको तो हम ड्रेन कर देते हैं नीचे से पिपेट की हेल्प से। हमने पिपेट को भी बताया था कि पिपेट किस टाइप की होती है। ऊपर की तरफ उसका सकेबल जो एक माउथ होता है जिसकी हेल्प से जो फ्लूइड है या फिर कोई भी पार्ट है, फ्लूइड है या पैलेट वाला पार्ट है, वो अंदर की तरफ उसके आ जाता है, जो कि माइक्रोन्स के अंदर होता है, कई सारे, है ना। कई सारे माइक्रोन्स में प्रेजेंट होती है। इसके जो सेक्शंस होते हैं, एक तो ऊपर की तरफ वाला सेक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से हम उसको प्रेस आउट करते हैं, जिससे उसके अंदर क्या होता है, कोई भी मौजूद, जैसे पेन है, हमारी पेन की टिप है, वो एक तरीके से किसकी तरह दिखती है, वो पेपेट की तरह दिखती है। इसके अंदर क्या है, मटेरियल प्रेजेंट है ना। मटेरियल को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे इसके अगेंस्ट, किसके, पेपर के अगेंस्ट। इसी टाइप की जो जो क्या होगा कि अब इसमें ड्रेन क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे कोई भी डॉट, ठीक है। इसी टाइप की क्या होती है, पिपेट होती है, बट उसके अंदर एक बटन होता है अप साइड में, जिस बटन को अपन जैसे प्रेस करते हैं तब जाके वो ड्रेन होता है किसी भी ट्यूब के अंदर, ओके। और अगर हमें इसको बाहर निकाल, हमें इसको सक आउट करना है तो क्या करते हैं, हम उसको प्रेस करके रखते हैं और फिर एकदम से ऊपर अप करते हैं ना, तो वो सक इन कर जाती है जितना भी मैटर है वो पिपेट का, ओके। तो इस टाइप से पिपेट होती है। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम वाला जो सेक्शन था ना, पैलेट थी, उसको हमने सेपरेट कर दिया। पैलेट को सेपरेट किया, ऊपर से फिल्ड, ऊपर वाले पार्ट को सेपरेट नहीं किया, नीचे वाले डेंस पार्ट को किया, ठीक है। उस जो पैलेट है उसको हमने सुक्रोज के अंदर जो 1m से 2m डेंसिटी ग्रेडियंट में सेपरेट था, उसके अंदर हमने रीसस्पेंड कर दिया। यानी रीसस्पेंड का मींस उसके अंदर हमने इसको डाल दिया तो ऊपर की तरफ पैलेट तैरने लगेगी। अब क्या किया, 16,000 जी फॉर 2 आवर्स के लिए हमने इसको दोबारा से क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जैसे ही हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम का सेपरेशन हो जाता है। लाइसोसोम वाला जो पार्ट है वो 1.12 ग्राम पर ml में सेपरेट आउट होता है डेंसिटी ग्रेडियंट में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है 1.18 ग्राम पर ml डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर सेपरेट होता है। पैरोक्सिसोम जो होता है 1.23 ग्राम पर ml डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर से। अब ये चीज़ें पूछी जाती है, पता है कितना डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेपरेशन होता है इन तीनों का, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि अब हमने इसका जो ये वाला जो डेंसिटी ग्रेडियंट है 1.18 ग्राम पर ml जो था, अब माइटोकॉन्ड्रियाज को बीच में जो इंटरमीडिएट पैलेट मिली, अब इंटरमीडिएट पैलेट को हमने दोबारा से पिपेट की हेल्प से या फिर दोबारा से सेपरेशन कर दिया इसका। अब जैसे ही हमने उसका सेपरेशन किया तो हमने उस पैलेट को ले लिया और पैलेट को किस सॉल्यूशन में डाला, EDTA के सॉल्यूशन में डाला। किसकी पैलेट थी, माइटोकॉन्ड्रिया के पैलेट थी। कितने सेंट्रीफ्यूज के बाद मिली, 2 सेंट्रीफ्यूज के बाद मिली। नहीं, एक्चुअल में जो 2 सेंट्रीफ्यूज के बाद तो क्या मिली थी,
वो हमें मिली थी माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम पेरोक्सिसोम। फिर उसके बाद दोबारा से हमने सेंट्रीफ्यूजेशन किया था, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज के बाद फिर अब क्या किया, अब क्या कर रहे हैं हम कि ईडीटीए जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल अप करने लग जाएंगी, बस्टिंग होगी सेल की, है ना। अब सेल को बस्ट ही तो करना है हमें, तभी तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या कॉन्टेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट साइट है वो सारी की सारी सेपरेट आउट होने लग जाएगी। तो ईडीटीए के साथ में ट्रीट करेंगे। अब उसके साथ में इसको सोनिकेट किया, है ना। सोनिकेटर होता है, एक डिवाइस होता है सोनिकेटर, जिसमें क्या होता है, यूबी की हेल्प से हम उसकी निडल को डाल देते हैं और वो सर्कुलर घूमने लगती है, जिसकी हेल्प से वहाँ पे सेपरेशन शुरू हो जाता है। फिर क्या हुआ, उससे स्मॉल वेसाइकल सेपरेट आउट होने लगे, स्मॉल वेसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्मॉल वेसाइकल होती हैं। तो स्मॉल वेसाइकल का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर उसकी कंटिन्यूटी में हम क्या करेंगे, उसका कंटिन्यूअसली सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तुरंत से। किसके किसके अगेंस्ट, सुक्रोज ग्रेडियंट में, है ना। सुक्रोज ग्रेडियंट में इसका सेपरेशन आउट करेंगे तो क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन अपसाइड, यानी सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी कम है, आउटर मेम्ब्रेन की। सबसे ज्यादा डेंस कौन है, इनर मेम्ब्रेन, तो ये सबसे डाउन साइड चली जाएगी, है ना। 0.85 एम सुक्रोज से 1.6 एम सुक्रोज का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं कि इतना कंसंट्रेट ग्रेडियंट है स्केल की हेल्प से। और बीच में क्या होगा कि कॉन्टेक्ट साइट बनने लग जाएगी, जिसको हम इजीली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन को हमने फर्दर एनालाइज करना है, तो क्या एनालाइज करेंगे हम, F0 F1 पार्टिकल, तो वो भी हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन, थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन वाले से जो पार्ट है वो कैसा होता है, स्मूथ, फ्री, परमिएबल, 50% ऑफ लिपिड के से मिलकर बना हुआ होता है, एंड हैज़ अ कोलेस्ट्रॉल, एक कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पोरिन्स प्रोटीन इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पोरिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि 5000 डाल्टन मॉलिक्यूलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन कर यानी अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आउटसाइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दोनों साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इन्हीं पोरिन की वजह से, ड्यू टू दिस पोरिन प्रोटीन्स, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पेस इज सेम एज द साइटोल विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आयन। यानी जो इंटरमीडिएट स्पेस, जो जैसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है और साइटोसोल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है इन पोर्स की हेल्प से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाईली इम्परमिएबल, ये हमने पहले बोला, ओके। रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। O2 CO2 ओनली फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी O2 और CO2 का ही सिर्फ फ्री ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर होने को होता है, ओके। रिच इन प्रोटीन के अंदर रिच होती है कितना परसेंट, 76% प्रोटीन, प्लस कार्डियोलिपिन्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल क्या करता था, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता था मेम्ब्रेन की। इसके अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये इम्परमिएबल है, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट, कितना, 76% ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग कि मेजॉरिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों जो चेन है ना, वो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं कि किस टाइप से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि एटीपी कैसे बनेगा। तो ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब साइकिल, ये सारी इन्वॉल्व रहती हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे डीपली हमारे अगले लेक्चर के अंदर। पहले हम देख लेते हैं कि क्या जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो इसके अंदर हेल्प करती है, और अगले जो चैप्टर है, अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से इनर मेम्ब्रेन जो है वो वर्क करती है इसमें, है ना। कंटेन मैनी फोल्ड कॉल्ड एज क्रिस्टी, हमने बोला था कि कई सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी जैसे। तो क्रिस्टी क्या करती हैं कि इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन साइट, हमने बोला कि सेलुलर रेस्पिरेशन इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो उसकी साइट को इंक्रीज आउट करने के लिए क्या होती है कि क्रिस्टी फोल्ड होते हैं। तो फोल्ड क्या होंगे, अब जैसे ही फोल्ड अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही अनफोल्ड होंगे वैसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगी उस मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की, ओके।
इन प्लांट्स कॉल्ड एज टिब्यूली। किसको कहा जाता है टिब्यूली? इन जो क्रिस्टी है ना वो टिब्यूल जैसी दिखती है प्लांट के अंदर। तो अभी पूछा भी जाता है कि ट्रांस कैसी क्या कहा जाता है, क्रिस्टी को टिब्यूली कहा जाता है। क्रिस्टी कंटेन F1 पार्टिकल और ऑक्सोसोम्स। इसके अंदर F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल जो है वो पॉप आउट करके रखता है एक जो एक सर्किल अमाउंट, जैसे सर्किल वाली स्ट्रक्चर जो है वो F1 पार्टिकल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस टाइप से होता है। 10⁴ to 10⁵ F1 जो पार्टिकल होते हैं पर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वेरी कर सकता है बट 10⁴ से 10⁵ F1 पार्टिकल जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं कि हम जूम आउट कर रहे हैं किसको, इनर मेम्ब्रेन को। ये इन आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बीच की स्पेस है इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेनस स्पेस जो होती है। अब उसको क्या किया हमने, सोनिफिकेशन कर दिया। सोनिफिकेशन में क्या होगा, वेसाइकल अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी। वेसाइकल अलग होगी तो क्या होगा, सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स हैं। सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल में सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स होते हैं। सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल एक जिसके ऊपर कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन में कौन हेल्प करता है, F1 पार्टिकल करता है, और F1 पार्टिकल से सेपरेट आउट हो गए, है ना। तो दो टाइप के पार्टिकल हो गए, सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल जो फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकते, और F1 पार्टिकल। अगर दोनों का एसोसिएशन देखें तो वो क्या होता है, सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल जो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन करने का काम करता है। ओके, तो ये आपस में जोड़ भी सकते हैं या आपस में सेपरेट आउट हो भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम मैट्रिक्स वाले पोर्शन पे आ जाते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जेल लाइक मैट्रिक्स होती है ये। इसके अंदर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रैब साइकिल के अंदर काम आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रैब साइकिल भी डिस्कस करेंगे ताकि क्या होता है क्रैब साइकिल आपको पता लगे। लिपिड ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस को भी ये काम करता है कौन, मैट्रिक्स के अंदर। कोई भी लिपिड का ऑक्सीडेशन करना हो, सिंथेसिस करना हो, या फिर क्रैब साइकिल है, या फिर जो कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो सारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या देखा था हमने डायग्राम के अंदर, माइटोराइबोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है उनको माइटोराइबोसोम बोलेंगे। इनकी 55 से 80 एस यूनिट होती है। हमने एस को लिया था किस टाइप से, श्वेतवर्ग यूनिट है एस, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, सेडिमेंटेशन रेट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है ना, इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर भी एक सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। पर वो सर्कुलर नेकेड डीएनए जो होता है वो ओनली 1% कोडिंग करता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। लेफ्ट ऑल जो 99% कोडिंग है वो कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियर डीएनए। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओनली 1% कोडिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। तो यहाँ तक के लेक्चर में हमने देखा कि किस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप से वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन के अंदर होता है, किस टाइप से ओरिजिन हुआ, किस टाइप से उसका एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी गई, या फिर बायोजेनेसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एटीपी पंप को अलग से पढ़ेंगे। एटीपी पंप कौन सा, F0 F1 पार्टिकल वाला। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल और ये सारी जो साइकिल है एक्चुअल में एटीपी बनती कैसे, ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे, जो कि फंक्शन के अंदर आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी फंक्शन होता है बनाना। तो अब वो कैसे बनाता है तो वो अगले लेक्चर में आ जाएगा कि किस टाइप से फॉर्म करता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।